हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कक्षा 9 का अध्याय 8 यानी कि गति और मोशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज की ये वीडियो इसी अध्याय पर भाग 6 यानी कि पार्ट 6 है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गति का ग्राफी निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, हम लोगों को दो तरीके के ग्राफ पढ़ने होते हैं। पहला होता है दूरी समय ग्राफ और दूसरा है चाल समय ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों, जब भी हम बात करते हैं चाल और समय ग्राफ की, तो हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन आती हैं। पहली, जब त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी, जब एक समान त्वरण होगा यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरी यानी कि असमान त्वरण यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों, हम पहले इनको समझेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग इन ग्राफ की मदद से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इनको पढ़ना क्या है, हमें इनसे क्या क्या मदद मिलेगी। तो बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं ग्राफ की यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो हम लोग इनकी मदद से चाल हो गया यानी कि स्पीड, वेग हो गया यानी कि वेलोसिटी, या फिर हमारा त्वरण हो गया, या फिर चली गई दूरी यानी कि डिस्टेंस जो होता है, वो हम लोग गणना कर सकते हैं उन सब की। तो बच्चों, सबसे जो पहला पॉइंट बनता है वो यही है कि ग्राफों का उपयोग चाल, त्वरण या फिर चली गई दूरी की गणना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी मदद से, ग्राफ की मदद से हम लोग इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि इनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि चाल यानी कि स्पीड और जो वेग होती है यानी कि वेलोसिटी, जब भी हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफ निरूपण की बात करते हैं, तो ये दोनों शब्द चाल और वेग एक समान माने जाएंगे। या तो मैं बोल दूं चाल या फिर मैं बोल दूं वेग यानी कि वेलोसिटी, तो वो एक ही माने जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, तो कहीं पर आपको चाल भी मिलेगा और कहीं पर आपको वेग भी मिलेगा। तो इन दोनों का जो अर्थ है वो हमें एक ही तरीके से समझना है। ठीक है बच्चों, तो चाल और वेग एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दूरी और समय ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझने के लिए एक वस्तु लेते हैं जो कि एक समान गति से चल रही है। अब एक समान गति का मतलब क्या बताया था बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियो में, कि जब भी कोई वस्तु चल रही होगी तो वो सेम अंतरालों पर, यानी कि जब समय होगा वो सेम है तो सेम अंतरालों पर वो सेम डिस्टेंस यानी कि दूरी को कवर करेगी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी पिछली वीडियो में कि अगर मान लो वो 1 सेकंड चलता है और 1 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय कर ली, तो फिर अगले 1 सेकंड में भी वो कितनी और कर लेगा, 10 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यही तो था कि वो एक समान गति से चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे एक समान हमारा समय बढ़ रहा है वैसे ही हमारा एक समान जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि जो वस्तु है वो एक समान गति से ही, एक समान चाल से ही गति करेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहां पर भी क्या लिया है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है यानी कि सेम अंतरालों पर सेम दूरी को तय करेगी, वह समय के समान अंतरालों पर एक समान दूरी तय करेगी। तो हमें ये पहले तो एक एग्जांपल लेते हुए चलना है कि जो वस्तु है वो कैसे चल रही है, वो एक समान चाल से चल रही है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, समय लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने बच्चों यहां पर बनाया था कि सेम अंतरालों पर सेम दूरी वो तय कर रहा है, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूं, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। मान लो ये 1 सेकंड है, ये दूसरा सेकंड और ये तीसरा सेकंड। ठीक है बच्चों, सेम अंतरालों पर है, और यहां पर 10 मीटर, ये 20 मीटर और ये 30 मीटर। अब बच्चों वो 1 सेकंड में कितना चलता है, 10 मीटर, और फिर अगले 1 सेकंड में भी कितना चलेगा, 10 मीटर, और फिर अगले 1 सेकंड में भी कितना चलेगा, 10 मीटर। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं, अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मिला दें, तो बच्चों यहां पर देखो क्या आएगी, हमारे पास एक सीधी रेखा आ गई है।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल था वो बराबर था और यहाँ पर जो दूरी थी वो भी बराबर थी। तो सेम अंतरालों पर सेम दूरी वो तय करता है और इसी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि वो एक समान चाल से गति कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग एक समान चाल से गति करेगा कोई वस्तु, तो वहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना वो दूरी और समय के बीच में, तो वो एक सीधी रेखा बनाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, वो हमेशा कैसी ग्राफ बनाएगा? दूरी और समय के बीच में एक सीधी रेखा खींचेगा। और ये हमेशा किसके लिए होगा? एक समान चाल के लिए हमेशा एक सीधी रेखा बनाएगा। तो एक समान चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ सदैव क्या बनाता है? एक सीधी रेखा बनाएगा। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर सेम अंतरालों पर वो सेम दूरी तय कर रहा था। अब बच्चों हम लोग इसे उल्टा भी तो बोल सकते हैं। अगर आपसे वो ये ना पूछ करके उल्टा पूछ ले कि अगर किसी एक ग्राफ में दूरी और समय के ग्राफ में जो रेखा है वो सीधी है, तो बताओ वो जो वस्तु है वो किस तरीके की चाल रखेगा? तो वहाँ पर बच्चों वो जो चाल होगी वो एक समान होगी, यानी कि वो सेम अंतरालों पर सेम दूरी को तय करेगा। तो हम लोगों ने दोनों तरीके से समझाया बच्चों। पहला कि अगर दूरी और समय का ग्राफ बनाना है और जो वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही है तो सीधी रेखा आएगी। ठीक है बच्चों। अगर वो उल्टा करके पूछ ले कि अगर एक सीधी रेखा है दूरी और समय के ग्राफ में, तो बताइए वस्तु किस गति से चल रही है? तो वस्तु कैसे चल रही होगी? एक समान चाल की गति से चल रही होगी। बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे ग्राफ्स हैं इनकी मदद से हम लोग चाल हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गई या त्वरण हो गया, इनकी हम लोग गणना कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं दूरी और समय ग्राफ की, तो यहाँ से हम लोग किस चीज़ की गणना कर सकते हैं? चाल की। तो जब भी हम लोगों को चाल की गणना करनी है तो वो किससे भी करी जा सकती है? दूरी समय ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो बच्चों दूरी समय ग्राफ को वस्तु के चाल की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसको गणना करने के लिए हम लोगों ने क्या करा बच्चों? जैसे हमारा ये जो ग्राफ था, यहाँ पर हमारा समय अक्ष था, यहाँ पर हमारी दूरी अक्ष आ गया, यानी कि वाई एक्सिस आ गया। तो जब हम लोगों ने पढ़ा कि जो वस्तु है एक समान गति से चल रहा है, तो वहां पर कैसी आई थी? एक सीधी रेखा आई। तो हम लोगों ने चाल निकालने के लिए क्या करा कि ये जो पॉइंट ए था वहां से हम लोगों ने एक लंब डाल दिया, यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर, यानी कि समय अक्ष पर। और यहां से हम लोगों ने एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी लंब डाल दिया। वो किस पर डाला? दूरी वाली एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस पर। तो हुआ क्या, जैसे हम लोगों ने यहां पर डाला लंब, तो वो क्या बन गया? बी पॉइंट। और यहां पर हम लोगों ने उसे क्या माना है? सी पॉइंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो कुछ नहीं करा है, सिर्फ जो पॉइंट था ए, वहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर यानी कि लंब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डाल दिए हैं। बी जो बी पॉइंट है वो किस पर है? एक्स एक्सिस पर। और जो सी पॉइंट है वो किस पर है? वाई एक्सिस पर। यहां तक बच्चों क्लियर है? अब बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं चाल की, तो चाल क्या होती है? चली गई दूरी यानी कि डिस्टेंस और लिया गया समय यानी कि टाइम। तो अगर बच्चों मैं इस ग्राफ के हिसाब से देखता हूं तो हमारी जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी? ए बी। वो क्या है? देखो दूरी क्या है? यही तो है। और दूरी कितनी चली थी? वो यहां तक चला है, तो वो टोटल दूरी जो थी वो यही तो है। और ये क्या आ गया हमारा? ए बी। तो ए बी लिखूं या ओ सी लिखूं, बात तो एक ही होगी। तो यहां पर जो हमारी डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई, वो कितनी आ गई? ए बी। और यहां तक चलने के लिए जो उसने दूरी तय करी है वो उसमें कितना समय लिया है? ओ बी। तो हमारा जो समय आ गया है वो कितना आ गया बच्चों? ओ बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए बी, और जो हमारा समय आ गया है वो हो गया ओ बी, यानी दूरी ए बी और हमारा समय ओ बी आ गया। अब बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं, ए बी और अपॉन ओ बी हमारा क्या बताता है? ढलान बताता है, इस स्लोप बताता है, यानी कि ग्रेडियंट बताता है। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग दूरी समय ग्राफ की बात करते हैं तो चाल कितनी निकल के आई हमारी? ए बी अपॉन ओ बी। और ये जो ए बी अपॉन ओ बी है वो इस ग्राफ की क्या दिखा रहा है? ढलान दिखा रहा है, यानी कि प्रवणता दिखा रहा है, यानी ग्रेडियंट दिखा रहा है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हमारा स्लोप जा रहा है, ये जो लाइन हमारी जा रही है, यही हमारे को क्या बताता है? चाल बताता है, यानी कि उसकी गति बता रहा है एक तरह से। तो हम लोग बोलेंगे कि जो दूरी समय ग्राफ है उसकी प्रवणता यानी कि जो ढलान है वो क्या दर्शा रही है? चाल को दर्शा रही है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग दूरी समय ग्राफ से चाल को निकाल सकते हैं।
क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु की और उसकी जो चाल है वो एक समान है, तो जो रेखा बनेगी दूरी और समय की वो एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि वहाँ पर जो चाल है वो एक समान गति से चल रहा है। लेकिन अगर बच्चों मैं बोलता हूँ कि जो वस्तु है वो एक समान गति से नहीं चल रहा है, असमान गति से चल रहा है, तो बताइए वहाँ पर जो दूरी और समय का ग्राफ है वो कैसा होगा? तो बच्चों देखो, वहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे तो हमारी जो लाइन आएगी वो वक्र रेखा आएगी, यानी कि कर्व्ड लाइन आएगी। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारी सीधी रेखा है तो हमें वो दर्शाता है कि कैसी होगा, जो वस्तु की चाल है वो एक समान होगी, यानी कि सेम गति से चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो वक्र रेखा आ गई है तब वो किस गति से चल रहा है? एक समान गति से नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वस्तु की चाल यदि असमान है तो जो रेखा होगी वो कैसी होगी? वक्र रेखा होगी। ठीक है बच्चों, एक असमान गति में। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना इसको कि जब भी सीधी रेखा है तो कैसी चाल होगी वस्तु की? समान चाल। लेकिन जैसे ही उसकी वक्र रेखा आ गई तो वो क्या हो गई? असमान चाल हो गई। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हम लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अगर वो आपको सीधा सीधा ये बोल दे कि दूरी और समय ग्राफ बनाना है और किसका? एक वस्तु का जो कि एक समान गति से चल रही है, तो वहां पर जो लाइन आती है वो कैसी आएगी? एक सीधी रेखा आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? लेकिन वो उल्टा भी बोल सकता है कि अगर बताइए एक सीधी रेखा आ रही है दूरी और समय वाले ग्राफ में, तो जो वस्तु है उसकी चाल कैसी होगी? तो वो जो चाल है वो कैसी है? समान गति से चल रहा है। लेकिन अगर वो बोलता है कि बताइए दूरी और समय हमें दे रखा है ग्राफ, और वहाँ पर जो वस्तु है उसकी चाल एक समान नहीं है, तो वो कैसी आएगी फिर? वक्र रेखा, यानी कि कर्व। और उल्टा करके पूछ ले कि अगर ग्राफ में वक्र रेखा आ रही है तो बताइए वस्तु की चाल कैसी होगी? तो वो एक समान नहीं होगी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरे, यानी कि दूसरे ग्राफ की, चाल समय ग्राफ, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ की। ठीक है बच्चों? अब इसको समझने के लिए हम लोग एक वस्तु ऐसी लेंगे जो कि चल तो रही है, यानी कि उसमें चाल तो है, गति तो है, लेकिन उसकी जो चाल है बच्चों वो कैसी है? स्थिर है। जब वस्तु की चाल स्थिर होगी वो हम लोग समझेंगे किसमें? चाल और समय के ग्राफ में। अब बच्चों यहाँ से हमारा जो तात्पर्य है चाल से, चाल की स्थिर है, इसका मतलब क्या होगा? तो बच्चों वस्तु की चाल स्थिर है से तात्पर्य है कि समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कि यानी कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी एक वस्तु है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो वो हमेशा उसी स्पीड से जा रही है, उसमें ना तो कोई परिवर्तन ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। तो वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसकी चाल क्या रही? स्थिर रही। यानी कि अगर वो 20 प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, चाल से चल रहा था, तो वो उसी गति से चल रहा है। अब क्योंकि वहाँ पर जो चाल है वो स्थिर है, वो ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो बच्चों यहाँ पर जो त्वरण होगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा वो भी तो जीरो ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो चाल है वो स्थिर है, ना तो वो बढ़ रही है ना ही वो घट रही है। तो हमारा जो त्वरण है वो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु स्थिर चाल से चलेगी तो वहां पर त्वरण नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं तो हम लोगों ने समय जो लिया वो एक्स एक्सिस पर ही है, जो चाल थी वो हमारी वाई एक्सिस पर आ गई है। पहले क्या था? यहाँ पर दूरी थी, लेकिन यहाँ पर अब हमें दूरी और समय ग्राफ नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमें समझना है चाल और समय ग्राफ। तो समय एक्स एक्सिस पर और चाल वाई एक्सिस पर। अब बच्चों क्योंकि हमारी जो चाल है वो एक समान गति से चल रही है, वो ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, और ये धीरे धीरे हमारा समय बढ़ रहा है, तो जो हमारी लाइन आएगी यहाँ पर, वस्तु की जो चाल आएगी वो बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है? यानी उसमें कोई भी ना तो बढ़ाव होगा ना ही वो घटाव होगा, तो वो एकदम सीधी रेखा आ गई इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर एक लंब डाल देता हूँ बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो वो क्या आगे कुछ इस तरीके से आकर के मिलेगा एक्स एक्सिस पर सी पॉइंट पर। तो बच्चों हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि वस्तु का चाल समय ग्राफ यदि समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा होगा तो वो कैसी चाल कहलाएगी? वस्तु की स्थिर चाल कहलाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हमारी जो वस्तु है उसकी चाल समय अक्ष के बिल्कुल समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो जो वस्तु है उसकी चाल कैसी होगी? स्थिर होगी, यानी कि उसमें कोई भी त्वरण नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों
अगर हम बात करते हैं चाल समय ग्राफ की, तो इसकी मदद से हम लोग दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि दूरी की गणना कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि जो एक हमारी वस्तु है वो एक समान स्थिर गति से चल रही है, तो जो हमारी चाल आएगी वो समय एक्सिस से क्या आएगी, बिल्कुल समांतर आएगी, और वो हमें क्या बन जाएगा, चाल और समय का ग्राफ बन जाएगा। और इसकी ही मदद से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, दूरी को। तो दूरी क्या हो गई, समय गुणा चाल। यहां तक तो क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से देखता हूं तो बच्चों जो सी पर चाल है वो कितनी है, सी बी। भाई चाल कितनी चली है उसने, यही तो चली है, तो ये बराबर किसके है, सी बी के। तो जो हमारी चाल आई है सी बी पर, वो सी पर वो कितनी थी, सी बी। लेकिन सी बी ही किसके बराबर भी है, ओ ए के भी बराबर है। तो सी बी इक्वल्स टू ओ ए, बराबर है दोनों। तो चाल को मैं सी बी लिखूं या फिर ओ ए लिखूं, बात तो एक ही होगी। तो चाल कितनी हो गई हमारी, ओ ए। और अगर मैं बात करता हूं बच्चों समय की, तो समय यहां पर कितना गया है, ओ सी। तो चाल ओ ए और समय ओ सी। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो बच्चों दूरी कितनी आ गई, ओ ए मल्टीप्लाई यानी गुणा ओ सी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब बच्चों अगर हम बात करते हैं चाल समय ग्राफ की, तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते थे, दूरी। और दूरी कितनी आ गई, ओ सी गुणा ओ ए। अब बच्चों अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखिए आप लोग कि ओ सी बराबर गुणा ओ ए, ओ सी गुणा ओ ए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहा है, और यही क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल भी तो होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चाल समय ग्राफ, चाल समय वक्र और समय अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्या है, एक क्षेत्रफल है। बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे ओ सी गुणा ओ ए, तो ये इसके और इसके जो बराबर में क्षेत्रफल आएगा उसका ही तो पूरा का पूरा हमारे को निकल कर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाल समय ग्राफ, चाल समय वक्र और समय अक्ष द्वारा क्या निकल कर आया, क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है। तो हम लोग इसकी मदद से वस्तु की जो दूरी है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग चाल और समय ग्राफ में दूसरी कंडीशन, यानी कि जब चाल एक समान दर से परिवर्तित होती है, उसको समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी वस्तु है वो चाल उसकी कैसी है, एक समान चल रही है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ एक समान है तो वो सेम अंतरालों पर सेम दूरी को तय कर रही होगी। अगर एक सेकंड में 10 मीटर है तो दूसरे सेकंड में भी कितनी होगी, 10 मीटर। और ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इस केस में जो हमारी चाल आती है उसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक सीधी रेखा को दिखाएगा। ये ध्यान है बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पर भी कैसी है, जो चाल है वो एक समान गति से ही चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों बात करता हूँ, जो चाल है वो कैसी हो गई, इस तरफ यानी कि वाई एक्सिस पर आ गई है, और जो समय है वो कहाँ पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया। अब यहाँ पर सेम अंतरालों पर, समय के सेम अंतरालों पर सेम चाल यानी कि वो चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसी आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। और वो हम लोगों को क्या बताएगा, एक समान त्वरण बताएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर त्वरण तो होगा लेकिन वो एक साथ एक जैसा ही होगा, वो एक समान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम समय में हम लोग सेम दूरी को तय कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो अब बच्चों एक समान रूप से परिवर्तित हुई चाल के लिए चाल समय ग्राफ कैसा होगा, एक सीधी रेखा को दिखाएगा। क्लियर है बच्चों। अब जब भी हम लोग बात करते हैं कि चाल और समय ग्राफ, जिसमें केस कैसा है कि जो चाल है वो कैसा है, एक समान है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बच्चों ज्ञात करेंगे, त्वरण का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। गतिशील वस्तु के चाल समय ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्वरण को निकाल सकते हैं। बच्चों पिछली वीडियोस जो थी हम लोगों ने उसमें समझा था कि जो चाल होती है वो क्या होता है, चाल वेग में परिवर्तन और अपॉन समय यानी कि बट्टे समय। अब इसको निकालने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या करा कि जो पॉइंट P था वहाँ से हम लोगों ने एक लंब डाल दिया एक्स एक्सिस पर, और क्या नाम दिया, Q पॉइंट। और वहीं से हम लोगों ने y एक्सिस पर भी एक लंब डाल दिया यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया, वो उसका नाम क्या दिया है, r।
अब बच्चों अगर हम बात करते हैं कि त्वरण के फॉर्मूले के हिसाब से क्या था फॉर्मूला कि चाल या वेग में परिवर्तन और जितना बटे उसमें समय लगा है वो हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस ग्राफ के हिसाब से जो चाल या वेग में परिवर्तन हुआ है वो क्या है, पी क्यू। भाई यही तो है हमारा चाल में जो परिवर्तन हुआ, और इसको होने के लिए जो समय लिया गया है वो कितना है, ओ क्यू। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग त्वरण क्या आ गया, पी क्यू बटे ओ क्यू। पी क्यू क्या हुआ, चाल या वेग में परिवर्तन, और ओ क्यू क्या हुआ, जो भी इसके लिए उसने समय लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोगों ने चाल और समय के ग्राफ से हम लोगों ने त्वरण को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना बच्चों कि गतिशील वस्तु के चाल और समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि जो हमारा स्लोप जा रहा है वो क्या बता रहा है, हमें त्वरण को बतलाता है। तो ये जो स्लोप है वो क्या दिखा रहा है हमें, वो हमें त्वरण को बताता है। तो यहाँ से हम लोग चाल और समय से त्वरण को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर कोई बच्चों आपसे बोलता है कि हमको जो चली गई दूरी है वो निकालनी है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा, जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, और कौन सा त्रिभुज यानी कि कौन सा ट्रायंगल, ओ पी और क्यू, ओ पी और क्यू, इस ट्रायंगल की मदद से, इस त्रिभुज की मदद से हम लोग जो चली गई दूरी है उसको भी निकाल सकते हैं। अब जो हमें पता है जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई आयत ओ आर पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ आर पी क्यू का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा, ओ क्यू या पी क्यू बोल दूं या फिर मैं आर ओ भी बोल सकता हूं उसको। तो इसके हिसाब से जो चली गई दूरी थी वो किसका था, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हाफ मल्टीप्लाई ओ आर मल्टीप्लाई ओ क्यू, जिससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, उसकी चली गई दूरी को भी निकाल लिया। बच्चों अभी हम लोगों ने समझा कि जब हम लोग चाल और समय ग्राफ पढ़ते हैं और जो वस्तु है वो एक समान गति से चल रही है, तो वहाँ पर जो त्वरण था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, यानी कि वहाँ पर जो त्वरण था वो पॉजिटिव था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि जो वस्तु है वो एक समान गति से तो चल रही हो, लेकिन वहाँ पर जो त्वरण है वो बढ़ ना रहा हो बल्कि घट रहा हो। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों वो नीचे की तरफ आएगा, वहाँ पर जो उसका स्लोप होगा वो अब नीचे की तरफ होगा, और वहां पर वो एक समान त्वरण ना दिखा करके क्या दिखाएगा, अब एक समान मंथन दिखाएगा। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था ना कि हमारे पास त्वरण भी होता है लेकिन तब जब वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो चीज नेगेटिव में आ रही है तो वो उसको क्या बोलते थे हम लोग, मंथन बोलते थे। तो अगर वो एक समान गति से तो चल रहा है लेकिन वो एक समान गति से बढ़ ना रहा बल्कि वो घट रहा है, तो हम लोग वहां पर उसे त्वरण ना मान करके क्या बोलते हैं, मंथन बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पर रिटार्डेशन आ गया है तो एक समान मंथन आएगा। तो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि वस्तु के चाल और समय ग्राफ में नीचे की ओर प्रवणता, यानी कि ऐसे आ रहा ना, अब यहाँ पर नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है, तो प्रवणता वाली सीधी रेखा एक समान किसको दर्शाती है, मंथन को सूचित करता है। अगर वो यही ऊपर की तरफ होती तो एक समान त्वरण, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक समान मंथन। अब बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन और भी आती है कि जो चाल समय ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो वस्तु है उसकी स्टार्टिंग जो चाल है यानी कि प्रारंभिक चाल है वो शून्य ना हो, यानी कि कोई ना कोई उसमें चाल हो और फिर वो जो है एक समान गति से चल रहा हो। तो बच्चों अगर मैं ग्राफ के फॉर्मेट में देखता हूँ तो देखो यहाँ पर पहले जो था वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पर जो वस्तु है उसकी शून्य नहीं है चाल, प्रारंभिक चाल जो है वो शून्य से स्टार्ट ना होकर के यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले उसमें कोई ना कोई चाल होगी और फिर वो एक समान त्वरण देगा हमको। तो बच्चों चाल समय ग्राफ जब वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या नहीं है, शून्य नहीं है, ये भी तो एक केस हो सकता है ना। तो हम लोगों ने अब यहाँ से त्वरण जो है वो शून्य से ना लेकर के कुछ आगे से लिया है, यानी कि पहले उसमें कोई ना कोई चाल होगी और तब वो जो है हमें एक समान त्वरण को प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें यहाँ से इस ग्राफ को समझें और यहाँ से हम लोगों को अब वस्तु की चली गई दूरी को निकालना है, तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस दूरी को निकालने के लिए ये जो हमारे पास समलंब है यानी कि ट्रेपेजियम है, इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को पता कर लेंगे। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी OBCA का क्षेत्रफल होगा, OBCA का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और ये क्या है बच्चों, एक समलंब है यानी कि ट्रेपेजियम है।
और जो ट्रेपीजियम का हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2। अब यहाँ पर दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ओ ए है, ओ बी है और दूसरी ए सी है। तो इन दोनों को योग निकालो, प्लस कर लो, तो ओ बी प्लस सी ए। और ऊंचाई कितनी है बच्चों, ओ ए, तो हाइट कितनी आ गई, एक तरह से ऊंचाई कितनी आ गई, ओ ए और बटे 2। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों, जब हमारी चाल, वस्तु की चाल जो है वो शून्य नहीं थी, कुछ ना कुछ पहले से थी उसमें कोई प्रारंभिक चाल, तो भी हम लोग वहाँ से दूरी को निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा, जो भी हमारा समलंब बन रहा है यानी कि ट्रेपेजियम बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, ओ बी प्लस सी ए मल्टीप्लाई ओ ए बटे 2, ये हमने इसकी दूरी निकाल ली। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो चाल है वस्तु की वो असमान दर से परिवर्तित हो रही है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चाल समय ग्राफ में तीसरी कंडीशन, जब चाल और समय का जो ग्राफ है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चाल होगी वो असमान गति से, वो असमान दर से परिवर्तित होगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज होती रहेगी। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो वस्तु है वो समान अंतरालों पर समान गति से या समान जो दूरी है वो तय नहीं कर रही है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वक्र होगा। अगर पहले की तरह देखते हैं कि वो समान करता है, समान अंतरालों पर समान दूरी कर रहा है, तब तो वो ऐसे आता है सीधी रेखा, लेकिन यहाँ पर असमान चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो स्लोप आएगा, जो रेखा आएगी वो कैसी आएगी, वक्र रेखा आएगी। तो बच्चों जब वस्तु की चाल अनियमित रीति से परिवर्तित होती है तो वस्तु का चाल और समय ग्राफ कैसा होगा, वक्र कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी वो अपरिवर्तित है यानी कि समान तरीके से नहीं हो रहा है तो हमेशा वक्र आता है, और जब समान तरीके से होगा तो वो इस तरीके से आएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को दूरी निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, चाल समय वक्र, यानी कि ये चाल समय वक्र ये वाला जो आया है हमारे पास, और समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल द्वारा निकाला जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसकी दूरी को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों ने चाल और समय ग्राफ की जो तीनों कंडीशन थी, यहाँ पर जो त्वरण था पहली कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं था ही नहीं, दूसरी कंडीशन में त्वरण तो था लेकिन वो एक समान गति से या एक समान दर से वो परिवर्तित हो रहा था, और जो तीसरी कंडीशन थी उसमें क्या था कि जो समान दर से वो परिवर्तित नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रश्न की, तो प्रश्न क्या बोलता है, वस्तु के चाल समय ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके ऊपर जो भी हमें प्रश्न है वो उनका हल दीजिए। तो बच्चों जो हमारे पास ग्राफ है चाल और समय का वो ये है कि इस एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, समय, और वो किस में है, सेकंड में, और यहाँ पर क्या दे रखा है, चाल, जो कि किस यूनिट में है, मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमें ग्राफ एक दे रखा है, इसको हमें समझना है और उसके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ओ ए द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। ओ ए, देखिए ओ ये रहा और ओ ए यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो हमें एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है ना बच्चों, और यहाँ पर बताना है कि किस गति, हमें कौन सी गति प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक सीधी रेखा है तो गति जो होगी वो एक समान दर से ही चल रही है। अब वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो होगा सेम अंतरालों पर क्या आ रहा है, सेम डिस्टेंस वो एक तरह से कवर कर रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ बच्चों तो यहाँ पर जो त्वरण है वो कैसा है, एक सीधी रेखा में आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमें ओ ए जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, ग्राफ रेखा ओ ए से एक समान त्वरण प्रदर्शित होता है। हम लोगों ने बोला था ना कि जो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधी रेखा है तो वो त्वरण दिखाता है, और अगर वो नीचे की तरफ आएगा तो वो मंथन दिखाएगा। और यहाँ पर क्योंकि वक्र नहीं है, एक सीधी रेखा है, तो वो कैसा आया, एक समान त्वरण को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे है तो एक समान त्वरण हो गया, अगर ऐसे आया तो वो एक समान मंथन हो गया, और अगर वो इस तरीके से आता है वक्र में तब वो हमारा त्वरण तो होगा लेकिन वो एक समान ना होकर के असमान त्वरण कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है,
ए बी द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। अब ए और बी में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, एक सीधी रेखा है। हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी ना कि जो हमारी गति की चाल है वो इसके बिल्कुल क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो उसमें भी एक पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ए से बी तक जो त्वरण होगा वो तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर जो त्वरण है वो बिल्कुल क्या है, जीरो है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्लियर बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसके तीसरे प्रश्न की। वो क्या कहता है, बीसी द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। अब देखो बीसी कहाँ पर है, ये रहा। अब यहाँ पर देखो बच्चों सीधी रेखा तो आ रही है, लेकिन वो कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो सीधी रेखा है और ऊपर की तरफ है तो त्वरण होगा। अगर वो बिल्कुल सीधी आ रही है, समांतर आ रही है एक्स एक्सिस के, तो वहाँ पर कोई भी गति, वहाँ पर समान गति रहेगी, त्वरण होता ही नहीं है। और अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो वहाँ पर वो रेखा तो सीधी है, लेकिन वहाँ पर त्वरण ना आकर के क्या होगा, मंथन होगा, क्योंकि वहाँ पर वो कैसे जा रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक समान मंथन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर त्वरण था, यहाँ पर त्वरण नहीं था, और यहाँ पर क्या आ गया, मंथन आ गया। ध्यान, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों हम लोगों ने अभी तीनों जो क्वेश्चन पढ़े वहां से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर त्वरण है, यहाँ पर त्वरण नहीं है, और यहाँ पर क्या है, मंथन है। तो अगर मैं इस चौथे क्वेश्चन के हिसाब से देखता हूं तो हमें जो त्वरण निकालना है वो यहीं तक तो निकालना है, क्योंकि यहीं पर ही है, बाकी जगह तो है ही नहीं। तो त्वरण को अगर मैं देखता हूं तो रेखा ओ ए की प्रवणता यानी कि स्लोप कौन सा होगा, वो ओ ए वाला होगा। ठीक है बच्चों। अब त्वरण की डेफिनेशन के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, चेंज इन द वेग, जो भी वेलोसिटी है या गति है उसमें परिवर्तन, और लिया गया समय। तो वो कितना है, ओ ए के हिसाब से देखता हूं तो कितना परिवर्तन आ रहा है, 6, यानी कि ए डी कितना हुआ है, 6, और ओडी यानी कि समय कितना लिया है उसने, 4। तो सीधा सीधा जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो एडी बटे ओडी हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। और यहाँ पर एडी कितना हुआ, 6, और ओडी कितना हुआ, 4 सेकंड। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा जो हमारा त्वरण निकल कर आता है वो हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सीधी रेखा आ रही है और वो ऊपर की तरफ है तो वो त्वरण होगा, और अगर वो सीधी रेखा है लेकिन नीचे की तरफ है तो वो मंथन होगा। क्लियर है बच्चों। और अगर वो सीधी रेखा है, बिल्कुल समांतर है समय के एक्सिस के, तो वहां पर त्वरण होता ही नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसके पांचवें प्रश्न की। वो बोल रहा है कि वस्तु के मंथन की गणना कीजिए। यानी अब हमें पहले तो त्वरण निकालना था, अब हमें क्या निकालना है, इसका मंथन निकालना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि मंथन कहाँ पर है, बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ रेखा जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग मंथन निकालने को जब बात करेंगे तो कौन सी रेखा आ रही है, बीसी रेखा की प्रवणता, यानी कि बीसी रेखा का स्लोप आ रहा है। तो अब वो क्या होगा बच्चों, साफ सीधी बात है, बीई, भाई यही तो है हमारे पास चाल, और दूसरी तरफ क्या है, समय कितना है, ईसी। वो क्या होता है, जो हमारे पास मंथन है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो चाल या स्पीड में परिवर्तन हो रहा है वो बटे जितना भी उसने समय लिया। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, बीई, और जो समय लिया है वो कितना है, ईसी। अब बच्चों बीई को अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो वो कितना है, सीधा सीधा 6 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने रख दिया 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर बच्चों मैं बात करता हूँ समय की, तो समय तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए ना, लेकिन यहाँ तक जो दे रखा है वो कितना है, 16 है। तो पूरा का पूरा कितना है, 16, और हमें चाहिए कितना, इतना ही। तो और यहाँ तक कितना है बच्चों, 10। तो अगर मैं 16 में से 10 को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये समय निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 6 सेकंड। तो त्वरण जो मंथन है वो हमारा क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड बटे 6 सेकंड, और सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंथन हम लोगों ने निकाल लिया। और ये कौन सी रेखा थी, बीसी रेखा से हम लोगों ने मंथन निकाल दिया। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी ग्राफ्स थे वो सभी पढ़ लिए हैं, उसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लिए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।